of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss CCA Rules 1965. It is part 6. In this part, I will discuss Rule 12, disciplinary authorities. Then related to the suspension, it is duration or end of suspension, follow of action, review of suspension, revoking of suspension. So all these things I will discuss with clarity, and any layman can understand. So just till end you listen the video, you can get complete information. In this part also you can get 15 MCQs, latest pattern MCQs, those type of questions coming nowadays, and also pattern of descriptive questions also. So at the time of discussion also, with clarity and in very lucid manner and very briefly manner I will discuss, so that any type of question is coming, any type of descriptive question is coming, easily you can attempt it. It is useful for all government exams. So please subscribe my channel Asit Government Rule Guru. So my friends, please like my channel, share my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. And also you can join my Telegram channel. Link is there. First Telegram channel link t.me/bap2034, and second Telegram channel link t.me/asit2034. So now I am going to start CCA rules 1964 part 6. Rule 12, it is very important one. First one, I want to discuss about disciplinary authorities. So complete information you can get. First one, president's superpower. Okay, the President of India can impose any type of penalty, minor or major, on any government servant. So ऑनरेबल प्रेसिडेंट कैन इम्पोज एनी टाइप ऑफ पेनल्टी, चाहे माइनर हो कि मेजर पेनल्टी हो, गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कोई भी पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं. दिस पावर ओवर राइड्स ऑल अदर्स. सो सुप्रीम पावर है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम पावर है, वो कोई भी पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं. कोई भी पावर है वो एक्चुअली सुपरसेड ऑल द पावर्स. ठीक है, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो सुप्रीम पावर है वो इट सुपरसेड और इट ओवरराइड्स ऑल अदर्स, राइट. सो सेकंड में हम देखेंगे नॉर्मल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्मल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आज पर सर्विस और पोस्ट आप देखेंगे. इसको याद कीजिए, आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट किया है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है. सेकेंड वन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है. थर्ड वन दोज अथॉरिटीज एक्चुअली हायर रैंक देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. एंड फोर्थ वन ऑफिसर्स ऑथराइज्ड बाय द जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट. यहां पर दिया है, देखिए, एक तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है. नेक्स्ट वन द अथॉरिटी मेंशन्ड इन द शेड्यूल. द अथॉरिटी मेंशन्ड इन द शेड्यूल. तो शेड्यूल में क्या मेंशन है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है. थर्ड वन द अथॉरिटीज एक्चुअली दोज आर हायर रैंक देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो हो सकते हैं. और सपोज अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट थ्रू जनरल और स्पेशल ऑर्डर, राइट. सो एनी अथॉरिटी स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो ये जो रूल 12 सबसेक्शन 2, ये रूल पोजीशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. इसमें जो है बेसिकली हु आर द नॉर्मल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. रूल पोजीशन को याद कीजिए, एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, और द अथॉरिटी हु इज हायर रैंक देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और द अथॉरिटी अपॉइंट बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट थ्रू द जनरल और स्पेशल ऑर्डर. ठीक है, तो जो अथॉरिटी मेंशन इन द शेड्यूल मींस जो आता है इसमें बेसिकली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और द अथॉरिटी हु इज इन हायर रैंक देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. ठीक है,
रूल 12(2) जो सबसेक्शन 2 को याद रखिए, रूल पोजीशन, क्योंकि रूल पोजीशन के ऊपर आजकल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए स्पेशल जो रूल 12 सबसेक्शन 3, स्पेशल पावर्स फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉइज एक्सेप्ट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लरिकल सर्विस। इसमें जो स्पेशल पावर्स फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉइज के लिए पेनल्टीज में ऑल्सो भी, सपोज मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट लेवल में, इफ द ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉइज वर्किंग इन ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, देन सेक्रेटरी ऑफ दैट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ओके, तो पेनल्टीज में बी इम्पोज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री और कंसर्न डिपार्टमेंट। यदि वो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में कोई ग्रुप सी कोई ग्रुप डी एम्प्लॉय काम कर रहा है, वहां पर उसी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है उनके पास पावर है, वो पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं, वही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। ठीक है, और क्या है, वर्किंग इन एन ऑफिस, यदि ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉइज ऑफिस में काम करते हैं तो हेड ऑफ द ऑफिस, मगर यहां पर एक चीज आपको याद रखना है, जो हेड ऑफ द ऑफिस है, जो उसका जो रैंक होगा कभी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से कम नहीं होगा। जो हेड ऑफ द ऑफिस होगा, हिज रैंक शुड नॉट बी बिलो देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसका रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो नहीं होगा। तो वही दे दिया, बट ओनली इफ द हेड ऑफ द ऑफिस इज नॉट इन लोअर इन रैंक than the authority mentioned in rule 12 subsection 2। रूल 12 सबसेक्शन 2 में बोला था अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो दो चीज याद रखना है, यदि ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉई वो कोई कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उसी कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है वो पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। और यदि ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉई वो ऑफिस में काम करते हैं तो हेड ऑफ द ऑफिस के पास पावर है, मगर हेड ऑफ द ऑफिस का जो रैंक होगा वो जो ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉय का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो उसका रैंक नहीं होगा हेड ऑफ द ऑफिस का। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस है, यहां पर याद रखिए 12 सबसेक्शन 4 के बारे में बता रहा हूं। मेजर पेनल्टीज नीड हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी क्या है, मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। जो भी मेजर पेनल्टीज आता है, आप देखा होगा मेजर पेनल्टीज में रूल 11 मेरा आप देखिए डिफरेंट पार्ट्स, ये तो 6th पार्ट है, पर आप 4th पार्ट आप देखिए। रूल 11 में जो क्लॉजेस V to IX, इट मींस 5th 1 to 9th 1 आप देखिए, उसमें डिसमिसल है, रिमूवल है, रिडक्शन इन रैंक है। ठीक है, तो जो मेजर पेनल्टीज का जब बात आता है, सब हायर अथॉरिटी ही मेजर पेनल्टी लगा सकते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हायर अथॉरिटीज कौन कौन है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अथॉरिटी हुज रैंक इज हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एंड द अथॉरिटी अपॉइंट बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट थ्रू जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर। तो कोई भी अथॉरिटी मेजर पेनल्टी जब इंपोज होगा, कोई भी अथॉरिटी का रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो नहीं होगा। ठीक है, तो उसका जो रैंक होगा, जो अथॉरिटी मेजर पेनल्टी इंपोज करेगा, उसका रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी के साथ इक्विवेलेंट होगा और उससे हायर होगा। याद रखिए, जब मेजर पेनल्टी का अपॉइंटिंग अथॉरिटी मींस जो चार्ज ऑफिसर है, जिसके ऊपर चार्ज लगा है, उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी को आप देखिए, उसका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का रैंक क्या है। ठीक है, तो जो भी अथॉरिटी मेजर पेनल्टी लगाएगा, उसका रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से इक्विवेलेंट होगा और उससे हायर रैंक होगा। ओके, अपॉइंटिंग अथॉरिटी से उसका रैंक बिलो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। मगर एक एक्सेप्शन इसमें है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। आप देखिए, जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर्स, IA एंड AS मींस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर्स, जो कंट्रोलर ऑडिट एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसमें क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, ओनली जो CAG है, ठीक है, तो उनका रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से कम है, उनका रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो है, मगर वो मेजर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं ऑडिट डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ठीक है, तो ओनली एक्सेप्शंस यहां पर जो दे दिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनका केस में क्या होगा, जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर्स है,
उस केस में सीएजी के पास पावर है, वो मेजर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, चाहे उनका रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो है। सीएजी का रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो है, मगर उनके पास पावर है, वो जो आईए एंड एएस ऑफिसर्स के ऊपर मेजर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। और अदर केस में नहीं, अदर केस में मेजर पेनल्टी इंपोज करना है तो जो अथॉरिटी मेजर पेनल्टी इंपोज करेगा उसका रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी के साथ इक्विवेलेंट होगा और उससे हायर रैंक होगा। मगर सीएजी केस में ये एक्सेप्शन है। सीएजी केस में अपॉइंटिंग हम कंपेयर करेंगे, यदि सीएजी का रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो है मगर उनके पास पावर है, मेजर पेनल्टी वो आईए एंड एएस ऑफिसर्स के ऊपर इंपोज कर सकते हैं। तो इसमें एक कंक्लूजन हुआ कि जब मेजर पेनल्टी की बात आएगा हम हायर लेवल ऑफिसर्स को देखेंगे। ठीक है, चल इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है कि जो 12 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन बी देखिए, रूल पोजीशन को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर और एक बार लिख देता हूं, 12 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन बी। इसमें क्या दिया, टेम्पोररी पोस्टिंग टू अनदर सर्विस और पोस्ट। सपोज टेम्पोररी पीरियड के लिए, जैसे डेपुटेशन में आप अनदर सर्विस को टेम्पोररी पीरियड के लिए चले गए, डेपुटेशन में चले गए, तो इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज टेम्पोररली वर्किंग इन अनदर सर्विस। टेम्पोररली कब होगा, जब डेपुटेशन में आप अदर डिपार्टमेंट को चले गए, ठीक है, टेम्पोररी पीरियड के लिए। तो जो टेम्पोररी अथॉरिटी है उनके पास पावर नहीं है मेजर पेनल्टी इंपोज करेंगे। द टेम्पोररी अथॉरिटी कैन नॉट इंपोज मेजर पेनल्टी। देखिए, टेम्पोररी अथॉरिटी कैन नॉट इंपोज मेजर पेनल्टीज डायरेक्टली। टेम्पोररी अथॉरिटी, सपोज आप डेपुटेशन में चले गए तो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो लेंडिंग डिपार्टमेंट है, आप टेम्पोररी पीरियड के लिए जिस डिपार्टमेंट में चले गए वो बोरोइंग डिपार्टमेंट है। तो बोरोइंग डिपार्टमेंट का अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि वो मेजर पेनल्टी इंपोज कर दे विदाउट कंसल्टेशन विद द अथॉरिटी ऑफ पेरेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें याद रखना है, टेम्पोररी अथॉरिटी कैन नॉट इंपोज मेजर पेनल्टीज डायरेक्टली। उनको क्या करना है, यदि मेजर पेनल्टी इंपोज करना है तो ओरिजिनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ओरिजिनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्चुअली उसका पेरेंट डिपार्टमेंट का, पेरेंट डिपार्टमेंट हम बोल सकते हैं, लेंडिंग डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। तो जो कंसर्न एम्प्लॉय का जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उनका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनका कंसल्टेशन लेना है। इट मस्ट कंसल्ट द ओरिजिनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु वुड हैव पनिश्ड हिम इन हिज पेरेंट सर्विस। जो कॉम्पिटेंट, जैसे आपका वो तो टेम्पोररी पीरियड के लिए अदर डिपार्टमेंट में गया डिप्यूटेशन में, तो यदि वहां पर कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है और मेजर पेनल्टी लगेगा, अल्टीमेटली वो डायरेक्टली टेम्पोररी अथॉरिटी के पास पावर नहीं कि डायरेक्टली वो मेजर पेनल्टी लगा सकता है, वो एक्चुअली पेरेंट डिपार्टमेंट का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके साथ कंसल्ट करके वो लगा सकता है। ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे पेरेंट सर्विस, पेरेंट डिपार्टमेंट का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? पेरेंट डिपार्टमेंट का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकते हैं, कि जो अथॉरिटी हो सकते हैं वो हायर रैंक देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? तो इसमें एक याद रखना है, यदि डेपुटेशन में टेम्पोररी पीरियड के लिए कोई कंसर्न एम्प्लॉय चला गया है और उसके ऊपर सपोज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है एंड अल्टीमेटली डिटेक्ट होता है कि उसके ऊपर मेजर पेनल्टी लगेगा, तो जो टेम्पोररी अथॉरिटी है, जो डेपुटेशन डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटी है वो डायरेक्टली मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकता, वो पेरेंट डिपार्टमेंट का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करेगा इस रिलेटेड में। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसमें कंक्लूजन में दे दिया, प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर ड्यूरिंग टेम्पोररी पोस्टिंग्स। ठीक है, क्लियर। और प्रोबेशन इसमें और एक चीज बता रहा है, जैसे 12 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन सी में क्या बता रहा है। अब देखिए, जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ओके, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर जो सिविल सर्वेंट्स है उनका ट्रेनिंग होता है, तो उनका जो डायरेक्टर है वो माइनर पेनल्टीज क्या क्या, मैंने वो दोनों माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, एक है सेंस्योर और एक है विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स। इसके अलावा और कोई पेनल्टी वो इंपोज नहीं कर सकते। यदि कोई प्रोबेशन के ऊपर, जो प्रोबेशनर है इसके ऊपर चार्ज लगता है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है, तो अल्टीमेटली जो डायरेक्टर है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो डायरेक्टर के पास पावर है वो 2 माइनर पेनल्टीज इंपोज कर सकता है।
ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन याद रखिए, एक है क्लॉज में सेंसियोर और एक है विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, ये दोनों माइनर पेनल्टीज है। ठीक है, और यहां पर जो प्रोसीजर फॉलो होगा रूल 16, क्योंकि रूल 14 मेजर पेनल्टीज के ऊपर प्रोसीजर है और जो रूल 16 है माइनर पेनल्टीज के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट वन कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट है हु इज ए प्रोबेशनर, जस्ट आपको डेफिनेशन याद रखना है, पर्सन अपॉइंटेड टू ए सेंट्रल सिविल सर्विस ऑन प्रोबेशन, जो पर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है सेंट्रल सिविल सर्विस में प्रोबेशन में। ठीक है, अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन। और यहां पर सेकेंड एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन टू ए हायर ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्चुअली आपका मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आप अभी ग्रुप बी में हो, मगर टेम्पोररी पीरियड के लिए आप ग्रुप ए में चले गए, मगर ये जो ग्रुप ए में आप अभी काम कर रहे हो वो टेम्पोररी के लिए काम कर रहे हो, यहां पर मैं लिख दिया। तो टेम्पोररी पीरियड के लिए आप अभी हायर पोस्ट में काम कर रहे हो। एक्चुअली आपका ग्रुप बी था, ग्रुप बी पोस्ट था, ग्रुप बी ऑफिसर आप थे, आप अभी टेम्पोररी पीरियड के लिए ग्रुप ए में चले गए। तो यदि जो टेम्पोररी पीरियड में आप काम कर रहे हो हायर पोस्ट में, यदि वहां पर कुछ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है तो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा? क्या आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आपका ग्रुप बी के हिसाब से होगा ना ग्रुप ए के हिसाब से होगा? तो ये क्वेश्चन है। मगर यहां पर मजा बात है, आपका एक्चुअल जो है ग्रुप बी में आप काम कर रहे थे, मगर टेम्पोररी पीरियड के लिए सपोज अडॉक में कि टेम्पोररी पीरियड के लिए आप अभी ग्रुप ए पोस्ट में काम कर रहे हो, और वहां पर जो आपका डिसिप्लिनरी पर्पज के लिए, ठीक है, डिसिप्लिनरी पर्पज के लिए वहां पर आपका अथॉरिटी कौन होगा? तो वहां पर जो डिसिप्लिनरी पर्पज के लिए आपका अथॉरिटी वहां पर ग्रुप ए के हिसाब से होगा। चाहे आप टेम्पोररी पीरियड में काम कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ग्रुप ए की पोस्ट के हिसाब से आपका जो आपका डिसिप्लिनरी ओनली डिसिप्लिनरी पर्पज के लिए आपका अथॉरिटी ग्रुप ए का हिसाब से होगा। ठीक है, तो उसी को मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। प्रमोशन टू ए हायर ग्रुप, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रमोटेड टू ए हायर ग्रुप टेम्पोररीली और ऑन प्रोबेशन, चाहे आप हायर ग्रुप में अभी टेम्पोररी में काम कर रहे हो और प्रोबेशन अभी परमानेंट नहीं हुआ है, प्रोबेशन भी टेम्पोररी है, तो ही इज ट्रीटेड एज बिलोंगिंग टू द हायर ग्रुप फॉर डिसिप्लिनरी पर्पजेस। तो डिसिप्लिनरी पर्पजेस के लिए जब आएगा आपको माना जाएगा कि आप हायर ग्रुप में काम कर रहे हो। ठीक है, आप डिसिप्लिनरी पर्पज के लिए ये माना जाएगा कि आप हायर ग्रुप में काम कर रहे हो। क्लियर? तो वही है, एक ग्रुप, एक एग्जांपल में दे दिया, एक ग्रुप बी ऑफिसर प्रमोटेड टू ए ग्रुप ए, ये जो है प्रमोटेड है, ये प्रमोशन जो है वो टेम्पोररी है कि प्रोबेशन पीरियड में आप काम कर रहे हो ग्रुप ए में, कि आप टेम्पोररी पीरियड के लिए अभी ग्रुप बी से ग्रुप ए को आपका प्रमोशन हुआ है। तो यहां पर जो क्लियरली दे दिया, विल बी ट्रीटेड एज ग्रुप ए फॉर डिसाइडिंग हु कैन पनिश हिम। हु कैन पनिश हिम मींस एक्चुअली ग्रुप ए के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा, ग्रुप ए के हिसाब से, नॉट ग्रुप बी के हिसाब से। यहां पर जो आपका अथॉरिटी डिसाइड होगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, वो ग्रुप ए के हिसाब से होगा, जो डीए होगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, यदि आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगता है तो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा, ग्रुप बी पोस्ट के हिसाब से होगा ना ग्रुप ए में के हिसाब से होगा? तो ग्रुप ए के हिसाब से होगा मेरा एग्जांपल में। ठीक है, तो ये इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि आपका टेम्पोररी पीरियड के लिए प्रमोशन हुआ है हायर पोस्ट में, कि अडॉक में आप हायर पोस्ट में काम कर रहे हो और प्रोबेशन में हायर पोस्ट में काम कर रहे हो, वहां पर यदि आपके ऊपर चार्ज लगता है तो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किसके हिसाब से होगा? आपका ग्रुप बी के हिसाब से होगा ना, जो आप हायर पोस्ट में अभी टेम्पोररी पीरियड के लिए काम कर रहे हो उसके हिसाब से होगा। तो ग्रुप ए के हिसाब से होगा, हायर पोस्ट के हिसाब से आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, यहां पर कुछ हम देखेंगे, ये फर्स्ट वन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में आप देखिए, यहां पर एक्चुअली ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा वो चीफ कमिश्नर होगा। तो द प्रेसिडेंट हैज डेलीगेटेड सर्टन डिसिप्लिनरी पावर्स टू द चीफ कमिश्नर।
Andaman and Nicobar Islands. These powers relate to imposing special penalties under CCS CCA rules. ओके तो यहां पर याद रखिए कि अंडमान निकोबार आइसलैंड में ग्रुप ए ऑफिसर के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा? ओके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो चीफ कमिश्नर होंगे, ठीक है, इसको याद रखिए, ओनली चीफ कमिश्नर होंगे आज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और उनके पास पावर रहेगा पेनल्टी इंपोज करने के लिए, ठीक है, ओनली ग्रुप ए पोस्ट के लिए, ठीक है। और ये पावर कौन दिया है? द ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज डेलीगेटेड दिस पावर टू द चीफ कमिश्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ओके अच्छा सेकंड में देखेंगे, यहां पर सेकंड में देखिए ऑफिसर्स होल्डिंग करेंट ड्यूटी चार्ज, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। करेंट ड्यूटी चार्ज मींस टेम्पररी में, सपोज टेम्पररी पीरियड के लिए आप अभी हायर पोस्ट में काम कर रहे हो, वही है करेंट ड्यूटी चार्ज, ठीक है। सपोज आप ग्रुप बी में काम कर रहे थे, अभी टेम्पररी पीरियड के लिए आप अभी ग्रुप ए में काम कर रहे हो, चाहे एडॉक हो, ठीक है, चाहे आप इट मींस टेम्पररी पीरियड के लिए आप अभी हायर पोस्ट में काम कर रहे हो, तो इस पोस्ट में आप टेम्पररली काम कर रहे हो मींस हायर पोस्ट में, तो उसमें आपके पास एक्चुअली फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहेगा, मगर स्टैट्यूटरी पावर नहीं रहेगा। स्टैट्यूटरी पावर का मीनिंग है जैसे आप सपोज आपके पास पावर रहेगा कि आप पेनल्टी इंपोज कर सकते हो, कि आप सस्पेंड कर सकते हो, तो इस तरीके का पावर नहीं रहेगा। स्टैट्यूटरी पावर मींस जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के हिसाब से, क्योंकि आप हायर पोस्ट में जो काम कर रहे हो वो करेंट पीरियड में वो टेम्पररी पीरियड के लिए काम कर रहे हो, तो इसलिए आपके पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं रहेगा, ओनली रहेगा फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एन ऑफिसर होल्डिंग करेंट चार्ज ऑफ ए हायर पोस्ट, माने इट मींस आप हायर पोस्ट में अभी टेम्पररी पीरियड के लिए काम कर रहे हो, तो इस केस में आपके पास स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं रहेगा। स्टैट्यूटरी पावर्स क्या है? जो रूल्स है, जैसे सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स है, कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, कि फंडामेंटल रूल्स है, कि क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स है, उसका जो रूल्स है आप उसको लागू नहीं कर सकते, क्योंकि आप हायर पोस्ट में टेम्पररी पीरियड के लिए काम कर रहे हो, तो आपके पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं रहेगा कि जो पार्लियामेंट का जो एक्ट है आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, कि सीसीए रूल से आप किसको सस्पेंड कर सकते हो, कि आप पेनल्टीज इंपोज कर सकते हो, ये पावर नहीं रहेगा। कि जो फंडामेंटल रूल्स है उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आपके पास ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर रहेगा, इसको याद रखिए, ठीक है। यहां पर क्लियरली दे दिया, दे कैन एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पोस्ट। जो हायर पोस्ट में आप टेम्पररी पीरियड के लिए काम कर रहे हो उसमें ओनली आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहेगा और फाइनेंशियल पावर रहेगा, स्टैट्यूटरी पावर नहीं रहेगा। उसको और थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। सपोज कोई क्वेश्चन पूछेगा कि करेंट ऑफिसर होल्डिंग करेंट चार्ज, करेंट ड्यूटी चार्ज, सीडीसी बोलते हैं उसको, करेंट ड्यूटी चार्ज, इसका मीनिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीडीसी करेंट ड्यूटी चार्ज का मीनिंग है कि आप हायर पोस्ट में टेम्पररी पीरियड के लिए काम कर रहे हो। यहां पर दे दिया, ऑफिसर होल्डिंग सीडीसी करेंट ड्यूटी चार्ज इज नॉट रेगुलरली अपॉइंटेड, आपका वो हायर पोस्ट में रेगुलरली अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, आप एडहॉक में कि टेम्पररी पीरियड के लिए आप हायर पोस्ट में काम कर रहे हो, वही है करेंट ड्यूटी चार्ज, ठीक है। तो टेम्पररीली लुकिंग आफ्टर द वर्क ऑफ ए हायर पोस्ट, टेम्पररली लुकिंग आफ्टर द वर्क ऑफ ए हायर पोस्ट, तो वही है करेंट ड्यूटी चार्ज। तो यहां पर देखिए एग्जांपल ऑफ सीडीसी, सपोज एक एग्जांपल दे दिया, 3A इज असाइंड करेंट चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी। सपोज नेम है, एक पर्सन है, ए है, वो अभी उनको करेंट ड्यूटी चार्ज दे दिया गया, करेंट चार्ज में टेम्पररी पीरियड के लिए वो अभी डेप्यूटी सेक्रेटरी पोस्ट को होल्ड किए हैं टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है। यहां पर आप एग्जांपल देखिए, व्हाट ही कैन नॉट डू, यदि आप टेम्पररी पीरियड के लिए हायर पोस्ट में काम कर रहे हो, क्या आप नहीं कर सकते? तो यहां पर दे दिया कैन नॉट एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी पावर, आपके पास स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं रहेगा। ओके, स्टैट्यूटरी पावर्स मींस पावर्स गिवन बाय लॉ और रूल्स, नॉट बाय ऑफिस रूटीन, ऑफिस रूटीन नहीं, हम जो पावर्स लॉ और रूल्स देता है जो पावर, ठीक है। तो जैसे एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है, ये जो रूल्स है हमारा, जो सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स है, कि फंडामेंटल रूल्स है, कि सीसीएस कंडक्ट रूल्स है, ये सब है स्टैट्यूटरी पावर्स, ये पावर नहीं रहेगा। इसका जो रूल्स है उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप हायर पोस्ट में
ओनली टेम्पररी पीरियड के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल 1 डिसिप्लिनरी एक्शन। आप अभी टेम्पररी पीरियड के लिए डेप्यूटी सेक्रेटरी पोस्ट में काम कर रहे हो, आप डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो। ऑफिसर बी इज ओनली होल्डिंग, ये जो ऑफिसर बी है ओनली होल्डिंग करेंट चार्ज ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी, करेंट सीडीसी, करेंट ड्यूटी चार्ज है। इट मीन्स टेम्पररी चार्ज है डेप्यूटी सेक्रेटरी का, क्या है ना, टेम्पररी चार्ज है। ओके, तो इसमें आप चार्जशीट इश्यू नहीं कर सकते, इश्यू चार्जशीट ऑफिसर बी कैन नॉट, क्योंकि वो जो डेप्यूटी सेक्रेटरी पोस्ट को होल्ड किया है वो करेंट ड्यूटी चार्ज है टेम्पररी पीरियड के लिए। आप चार्जशीट इश्यू नहीं कर सकते अंडर रूल 14, आप इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर सकते, आप पेनाल्टीज इंपोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब रूल्स के हिसाब से आता है। ये सब स्टैट्यूटरी पावर्स, ये सब किस में आता है, सीसीए रूल्स में, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1964, सॉरी 1965, सीसीए रूल्स 1965, इसको आप इंपोज नहीं कर सकते क्योंकि स्टैट्यूटरी पावर आपके पास नहीं रहेगा। यदि आप हायर पोस्ट में टेम्पररी पीरियड के लिए काम कर रहे हो, ओनली आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर जो ऑफिस रूटीन के हिसाब से होगा। ओके, आपके पास जो लॉज है कि रूल्स के हिसाब से पावर नहीं रहेगा, स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं रहेगा। आप डेप्यूटी सेक्रेटरी पोस्ट अभी आप जस्ट टेम्पररी पीरियड के लिए होल्ड किया है और आप डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनेंगे वहां पर, मगर आपके पास है स्टैट्यूटरी पावर्स, किसको चार्जशीट इशू नहीं कर सकते, कि इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर सकते, कि पेनल्टीज इंपोज नहीं कर सकते, तो स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं रहेगा। ओनली परमानेंट पोस्ट में स्टैट्यूटरी पावर्स रहेगा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट वन, व्हेन सीडीसी ऑफिसर इज ट्रीटेड एज फुल इंक्यूबमेंट। यहां पे एक मजा बात है, इफ द ऑर्डर अपॉइंटिंग एन ऑफिसर टू होल्ड करेंट ड्यूटीज डज नॉट रेस्ट्रिक्ट पावर्स, ही इज डीम्ड टू हैव ऑल पावर्स ऑफ द पोस्ट। यहां पर क्या है, यदि आपके पास फुल पावर है, सपोज आप हायर पोस्ट में अभी आप टेम्पररी पीरियड के लिए काम कर रहे हो, मगर गेजेट नोटिफिकेशन होगा, गेजेट नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होगा कि आप टेम्पररी पीरियड के लिए हायर पोस्ट में काम कर रहे हो और आपके पास सभी पावर्स रहेगा, वो गेजेट नोटिफिकेशन होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गेजेट नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होगा कि आप अभी टेम्पररी पीरियड के लिए आप अभी हायर पोस्ट में काम कर रहे हो और आपके पास सभी तरीके का पावर रहेगा। सभी तरीके का पावर मींस एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ये तो ऑफिस रूटीन है, और आपके पास स्टैट्यूटरी पावर्स रहेगा। स्टैट्यूटरी पावर्स मींस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है कि जो भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स है आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो इस केस में हो सकता है। ओके, और यहां पर नेक्स्ट में, हाउएवर ही कैन नॉट मॉडिफाई और ओवर रूल ऑर्डर्स ऑफ द रेगुलर इंक्यूबमेंट। जो रेगुलर इंक्यूबमेंट वो पोस्ट में था, उनका जो ऑर्डर्स था उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते कि ओवर रूल नहीं कर सकते। तो इस केस में याद रखिए, इस केस में यदि आप हायर पोस्ट में टेम्पररी पीरियड के लिए आप जाकर काम करोगे और वहां पर गेजेट नोटिफिकेशन होगा कि आपके पास सभी तरीके का पावर रहेगा, तो उसमें आपका स्टैट्यूटरी पावर्स रहेगा। मगर जो उसी पोस्ट में जो रेगुलर इंक्यूबमेंट था, जो रेगुलर जो ऑफिसर था, वो जो उसका जो ऑर्डर्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते कि उसको ओवर रूल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन इमरजेंसी और विथ अप्रूवल ऑफ द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। चाहे इमरजेंसी में इसको मॉडिफाई और ओवर रूल कर सकते हो और आप अप्रूवल लोगे हायर अथॉरिटी का। तो इसमें क्लियर है, यदि आपको पूरा पावर्स दिया गया है और गेजेट नोटिफिकेशन हुआ है कि आप टेम्पररी हायर पोस्ट में टेम्पररी के लिए काम कर रहे हो, मगर आपके पास सभी तरीका का पावर रहेगा, तो गेजेट नोटिफिकेशन होगा। मगर उस केस में आपके पास स्टैट्यूटरी पावर रहेगा, चाहे आप टेम्पररी पोस्ट में काम कर रहे हो हायर पोस्ट में, और उस केस में मगर एक कंडीशन रहेगा, आपका जिस पोस्ट में आप टेम्पररी पीरियड के लिए काम कर रहे हो, एक्चुअली उसी पोस्ट में जो रेगुलर इंक्यूबमेंट था उसका जो ऑर्डर्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते कि ओवर रूल नहीं कर सकते, मगर इमरजेंसी सिचुएशन में कर सकते हो कि हायर अथॉरिटी का परमिशन लेके आप अप्रूवल, हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेके आप चेंज कर सकते हो। मगर नॉर्मली आप जो रेगुलर इंक्यूबमेंट था उसका ऑर्डर को आप मॉडिफाई और ओवर रूल नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें दे दिया गेजेट नोटिफिकेशन इफ होल्डिंग करेंट चार्ज इन्वॉल्व्स स्टैट्यूटरी पावर्स। यदि आप टेम्पररी पीरियड के लिए काम कर रहे हो हायर पोस्ट में और गेजेट नोटिफिकेशन होगा कि आपके पास स्टैट्यूटरी पावर्स रहेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। द अपॉइंटमेंट मस्ट बी नोटिफाइड इन द गेजेट, ठीक है।
नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन उसमें देखेंगे, व्हेन ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस है, किसका अप्रूवल चाहिए। यदि यहां पर याद रखिए कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो वहां पर इनिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए किसका अप्रूवल लेना चाहिए, यहां पर दे दिया ऑप्शन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द मिनिस्टर। सपोज गोटे कंसर्न डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है और वहां पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, तो उस केस में फर्स्ट अप्रूवल कौन देगा ना, कंसर्न डिपार्टमेंट का मिनिस्टर। ओके, फॉर इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कंडीशन है जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं, ठीक है। और इस केस में इज मिनिस्टर्स अप्रूवल एवरी स्टेज में अप्रूवल नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। ओनली मिनिस्टर्स का कब अप्रूवल चाहिए, जब चार्जशीट इशू होगा, जब फाइनल पेनल्टी स्टेज आएगा, इसमें अप्रूवल चाहिए, ठीक है, मिनिस्टर का। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें याद रखिए। यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं और जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, तो उसमें कंसर्न डिपार्टमेंट का जो चार्ज ऑफिसर है, उसका तो कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है ना, उसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर ने जो इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए अप्रूवल करेगा, कंसर्न मिनिस्टर। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या सभी स्टेजेस एवरी स्टेज में मिनिस्टर्स का अप्रूवल चाहिए? एवरी स्टेज में नहीं चाहिए, ओनली क्या है, इनिशियल स्टेज में चाहिए जब चार्जशीट इशू होगा, और फाइनल स्टेज में क्या होता है, पेनल्टी इंपोज होगा। तो इस केस में इनिशियल और अल्टीमेट, जब चार्जशीट इशू होगा कंसर्न मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए, और जब पेनल्टी इंपोज होगा तब कंसर्न मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए, मगर कंडीशन है जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, ट्रांसफर ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग सिचुएशन। ट्रांसफर क्या है, आप सपोज चार्ज ऑफिसर अभी अथॉरिटी ए के अंडर में काम कर रहा है, उसका ट्रांसफर हो जाएगा अथॉरिटी बी को, माने सेम कैडर है, कैडर चेंज नहीं होगा, सेम कैडर। वो अथॉरिटी ए के अंदर था, अंडर में सपोज चार्ज ऑफिसर अभी अथॉरिटी ए के अंडर था, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था और उसका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए था, मगर उसका अभी ट्रांसफर हो गया, वो उसी कैडर में अभी अथॉरिटी बी के अंडर चला गया। क्या फिर न्यू स्टार्ट फ्रेश प्रोसीडिंग्स होगा? नहीं, जहां पर अथॉरिटी ए से वो अथॉरिटी बी के अंडर में आ गया, तो जैसे एज यूजुअल जो प्रोसीडिंग चल रहा था वहां से ही प्रोसीडिंग चलेगा, फ्रेश प्रोसीडिंग्स नहीं होगा, मगर ये होना चाहिए सेम कैडर। सेम कैडर मीन सर्विस चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेम्पररी पीरियड के लिए यदि आप डेपुटेशन में चले जाते हो, तो वहां पर कंडीशन में बताया था कि आप डेपुटेशन में सपोज अदर टेम्पररी पीरियड के लिए अदर डिपार्टमेंट को चले गए, तो आपका कैडर चेंज हो गया टेम्पररी पीरियड के लिए। टेम्पररी अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली मेजर पेनल्टी इंपोज करेगा, टेम्पररी अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली मेजर पेनल्टी इंपोज करेगा। वो क्या करेगा ना, पेरेंट डिपार्टमेंट का अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करेगा, ठीक है कि नहीं, मेजर पेनल्टी इंपोज करने के लिए, ठीक है। तो सेम कैडर में प्रॉब्लम नहीं है, सेम कैडर में अथॉरिटी के जो चार्ज ऑफिसर था वो अथॉरिटी ए के अंडर था, अभी अथॉरिटी बी के अंडर आ गया, कैडर सेम है, तो उसमें जहां पे प्रोसीडिंग चल रहा था अथॉरिटी के अंदर, तो वहां से जब वो शिफ्ट हो जाएगा तो एज यूजुअल प्रोसीडिंग कंटिन्यू होगा, फ्रेश प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। मगर यहां पर दे दिया, देखिए एक्सेप्शंस में, इफ ऑफिसर इज ट्रांसफर टू अनदर सर्विस कब होगा, जब डेपुटेशन का बात आएगा कि फॉरेन सर्विस का बात आएगा। ओके, अनदर सर्विस टेम्पररी पीरियड के लिए चला जाएगा, तो टेम्पररी पीरियड के लिए जब चला जाएगा, ठीक है, अनदर सर्विस को जाएगा, तब इस केस में इस प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। चाहे जब अनदर सर्विस को जाएगा फ्रेश प्रोसीडिंग हो सकता है, मगर आपको याद रखना है यदि मेजर पेनल्टी इंपोज होगा, आप अभी डेपुटेशन में अदर सर्विस को चले गए, इट मींस अदर डिपार्टमेंट को चले गए, आपका कैडर चेंज हो गया, मगर टेम्पररी अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली मेजर पेनल्टी इंपोज कर दे। वो जब मेजर पेनल्टी का बात आएगा वो कंसल्ट करेगा पेरेंट डिपार्टमेंट का अथॉरिटी के पास। तो यहां पर वही है, यदि सेम कैडर में है, अथॉरिटी चेंज होता है तो वो कंटिन्यू होगा, प्रोसीडिंग्स एज यूजुअल कंटिन्यू होगा, फ्रेश प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। मगर जब सर्विस चेंज हो जाता है तब फ्रेश प्रोसीडिंग्स का पॉसिबिलिटी है, फ्रेश प्रोसीडिंग का इनिशियली प्रोसीडिंग फिर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, क्लियर।
चलो नेक्स्ट वन, व्हेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज एब्सेंट। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एब्सेंट है, क्या पासिंग फाइनल पनिशमेंट ऑर्डर्स कोई दे सकता है? नहीं होगा। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? जो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। जो सपोज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो एब्सेंट है, तो फाइनल पनिशमेंट ऑर्डर और कोई इंपोज नहीं कर सकता, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ही पावर है, वो ही पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। तो वही दे दिया, इफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज ऑन लीव और डेपुटेशन। सपोज अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लीव में है कि डेपुटेशन में है, तो इंक्वायरी में इंक्वायरी कंटिन्यू रहेगा, फाइनल पनिशमेंट ऑर्डर मस्ट वेट। ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन इशू फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है, यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लीव में है कि डेपुटेशन में है, इंक्वायरी चल रहा था और फाइनल पनिशमेंट ऑर्डर आएगा, तो मगर वेट करेंगे। ओके, और कोई अथॉरिटी फाइनल ऑर्डर इशू नहीं कर सकता, वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फाइनल ऑर्डर इशू करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशंस देख लीजिए। हु कैन ऑर्डर सस्पेंशन अर्जेंटली? हु कैन ऑर्डर सस्पेंशन अर्जेंटली? सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी, आप जानते हो। तो इफ इमीडिएट सस्पेंशन इज रिक्वायर्ड, ऑफिसर होल्डिंग करेंट चार्ज। ऑफिसर होल्डिंग करेंट चार्ज मीन्स जो टेम्पररी के लिए काम कर रहा है। हायर पोस्ट में, सीडीसी में बोल चुका हूं, हायर पोस्ट में टेम्पररी पीरियड के लिए काम कर रहे हो, हायर पोस्ट में, ठीक है, वो करेंट ड्यूटी ऑफ चार्ज है, तो वो ऑफिसर होल्डिंग करेंट चार्ज ऑफ हायर पोस्ट कैन ऑर्डर सस्पेंशन। वो सस्पेंशन एक्चुअली ऑर्डर इशू कर सकते हैं। इसमें क्या है, अर्जेंट मैटर में। ओके, अर्जेंट मैटर में यदि आप कोई ऑफिसर टेम्पररी पीरियड के लिए हायर पोस्ट में काम कर रहा है, अर्जेंट केस में वो सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली नॉर्मली सस्पेंशन पावर नहीं है, कि स्टैट्यूटरी पावर नहीं है। आप कोई हायर पोस्ट में टेम्पररी पीरियड के लिए काम कर रहे हो, आपके पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, आप ऐसा कोई सेंट्रल सिविल सर्विसेज का रूल को आप अप्लाई कर सकते हो, मगर अर्जेंट केस में आप सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर सकते हो। एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर बता रहा हूं, ये भी मेरा भी प्रीवियस वीडियो में था। एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, प्रेसिडेंट्स पावर व्हेन अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज हायर इन रैंक। सपोज यहां पर एक दे दिया, अपॉइंटिंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट नॉट बी। आप जानते हो कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो रैंक होगा वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो नहीं होगा। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा उसका रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से इक्विवेलेंट होगा और उससे हायर रैंक होगा। ठीक है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट नॉट बी लोअर इन रैंक देन द अथॉरिटी हु ओरिजिनली अपॉइंटेड द ऑफिसर। फॉर एग्जांपल, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय ग्रुप ए अथॉरिटी, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय ग्रुप ए अथॉरिटी, तो कैन नॉट बी पनिश्ड बाय ग्रुप बी ऑफिसर। कभी ग्रुप बी ऑफिसर उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं लगा सकता, क्योंकि ग्रुप बी ऑफिसर का जो रैंक है वो ग्रुप ए से बिलो है। तो आप याद रखिए कि इस तरीके का पनिशमेंट क्या होगा, सभी समय याद रखिए, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा उसका जो रैंक रहेगा इक्विवेलेंट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द चार्ज ऑफिसर, और हायर रैंक देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ द चार्ज ऑफिसर। ठीक है, अदरवाइज यदि कोई लोअर रैंक ऑफिसर पनिशमेंट इंपोज करता है तो वाइड, इलीगल और लायबल टू बी सेट असाइड बाय कोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके का केस में एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाता है। सपोज इस तरीके का मैटर आता है कि जैसे जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसका जो रैंक है वो बिलो देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो रैंक है बिलो देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इस केस में मैटर गवर्नमेंट के पास जाएगा और फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस केस में एक एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंट करेंगे बाय स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर में, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का स्पेशल ऑर्डर में एक एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो यहां पर दे दिया, ये सच केस में मैटर मस्ट बी रिफर्ड टू द गवर्नमेंट, देन प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स एन एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ओके, स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, एक स्पेशल ऑर्डर इशू होगा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट इशू करेंगे, सुइटेबल अथॉरिटी को चूज करेंगे, वहां पर एडहॉक आ जाएगा। तो इस केस में आप याद रखिए, यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लेस देन अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाते हैं तब ये मैटर गवर्नमेंट के पास जाता है और अल्टीमेटली ऑनरेबल प्रेसिडेंट एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, और एक है
सपोज जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो पर्सनली इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो कंप्लेनेंट है कि वो विटनेस है, खुद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसी केस में एक कंप्लेनेंट है कि एक विटनेस है, तो वो तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के आकार में काम नहीं कर सकते क्योंकि खुद कंप्लेनेंट है, खुद विटनेस है। तो उस केस में यहां पर भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे एडहॉक, यहां पर भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, तो यदि एक्चुअली जो रियल डीए है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, यदि वो खुद कंप्लेनेंट है, वो खुद विटनेस है, तो वो तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं बन सकते। तो उस केस में ऑनरेबल प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड डिसिप्लिनरी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जो प्राइमा फासी इन्वेस्टिगेशन होता है, जो ऑफिसर करता है, क्या वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं बन सकते? ये सवाल आता है क्योंकि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए हैं, तो वो चार्ज ऑफिसर का डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है, आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हो, ओके, आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का अथॉरिटी हो, आप भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ऑफिसर हु कंडक्टेड ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट वेयर्ड फ्रॉम एक्टिंग एज डीए, वो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकते हैं। ओके, तो याद रखिए, जो ऑफिसर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, पावर्स ऑफ पनिशिंग अथॉरिटी। पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ओनली बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी और हायर और अपीलेट अथॉरिटी। आप देखिए, सपोज अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकता है, और जो अथॉरिटी हो सकता है ये वन है, और सेकेंड में सपोज जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के साथ रैंक सेम होगा, कि सपोज उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी से हायर रैंक होगा, ये हो सकता है। और जो अथॉरिटी अपॉइंट करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, तो और बेसिकली अपेलेट अथॉरिटी जिसके पास अपील जाता है वो सभी समय हायर रैंक होता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से जो हायर रैंक का ऑफिसर होता है वो अपेलेट अथॉरिटी बनते हैं। ठीक है, क्लियर? तो उसमें याद रखना है कि पनिशिंग अथॉरिटी जो होगा वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से इक्विवेलेंट होगा, नहीं तो उसका रैंक हायर रहेगा। जैसे यहां पर बताया, जो डिसिप्लिनरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी दोनों का रैंक समान होगा, नहीं तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से हायर होगा, तो उनके पास ही पावर है, वही पनिशिंग अथॉरिटी हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, कुछ सस्पेंशन रिलेटेड में हम डिस्कस करेंगे। सस्पेंशन ए डाइजेस्ट, यहां पर रूल 12 तो मैं बता दिया, डिसिप्लिन बहुत कुछ कंडीशंस आपको अच्छे से बताया। सस्पेंशन रिलेटेड में देख लीजिए, ड्यूरेशन और एंड ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, व्हेन डज सस्पेंशन एंड ऑटोमेटिकली, किस कंडीशंस में सस्पेंशंस को ऑटोमेटिकली एंड कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ये कुछ कंडीशन है। देखिए, द एम्प्लॉय इज रीइंस्टेटेड, जब एम्प्लॉय को रीइंस्टेट कर दिया जाएगा सेम पोस्ट में, कि सपोज जो एम्प्लॉय के ऊपर, जो एम्प्लॉय एक्चुअली सस्पेंशन पीरियड में था, अभी उसका रिटायर हो गया, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन स्टॉप हो जाएगा, कि उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, कि रिमूव कर दिया गया। इस केस में ऑटोमेटिकली सस्पेंशन बंद हो जाएगा। ये सिचुएशन को याद रखिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आएगा। तो रीइंस्टेट, रिटायर, डिसमिस्ड और रिमूव्ड, इस केस में ऑटोमेटिकली सस्पेंशन बंद हो जाएगा। सपोज नेक्स्ट वन, द कोर्ट और डिपार्टमेंटल केस में एम्प्लॉई इज एक्विटेड और डिस्चार्ज्ड, उसको एम्प्लॉय को एक्विटेड कर दिया गया, कि जो उसके ऊपर जो चार्ज लगा था उससे डिस्चार्ज कर दिया गया, तो ऑटोमेटिकली वो सस्पेंशन एंड हो जाएगा। मगर सम केसेस में क्या है, फॉर्मल ऑर्डर का जरूरत है सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए, वो एक्सेप्शंस में आ गया। मगर यदि कोर्ट डिपार्टमेंटल केस में एम्प्लॉय को एक्विट कर दिया जाता है, कि डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन एंड हो जाएगा। और इन सम केसेस फॉर्मल ऑर्डर चाहिए, तो फॉर्मल ऑर्डर के लिए तो वो क्या होगा, थोड़ा ऑटोमेटिकली नहीं होगा, एक फॉर्मल ऑर्डर इशू होगा, तब जाकर सस्पेंशन एंड होगा, कुछ केस में, एक्सेप्शनल केस में। नेक्स्ट देखिए, मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स यहां पर बताया है कि सस्पेंशन कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, इट एंड्स व्हेन द रीजन फॉर विच द एम्प्लॉय वाज सस्पेंडेड नो लॉन्गर एग्जिस्ट।
जिस रीजन के वजह से एम्प्लॉय को सस्पेंड किया गया था, कि उसके ऊपर जो चार्ज लगा था, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या है, जो रीजन था कि इसी रीजन के वजह से उसके ऊपर चार्ज लगा था, वो अभी सपोज वो चार्ज मीनिंगलेस हो गया, वो प्रूव नहीं हो पाया, तब उस केस में ऑटोमेटिकली सस्पेंशन को हटा दिया जाएगा। ठीक है, सस्पेंशन मस्ट नॉट कंटिन्यू, अननेसेसरीली सस्पेंशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। सस्पेंशन शुड बी केप्ट ओनली फॉर द मिनिमम रिक्वायर्ड पीरियड। इफ द डिपार्टमेंट डिलेज द इंक्वायरी पर्पजफुली इट इज कंसिडर्ड मालाफाइड। जैसे सस्पेंशन जो है डिपार्टमेंटल केस में मैक्सिमम 6 मंथ्स होना चाहिए सस्पेंशन। यदि 6 मंथ से ज्यादा होगा, यहां पर देखिए डिपार्टमेंटल केस में, यहां पर मैं लिख देता हूं, जो सस्पेंशन डिपार्टमेंटल केस में सस्पेंशन पीरियड मैक्सिमम 6 मंथ्स। यदि 6 मंथ से ज्यादा है तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, क्यों 6 मंथ से ज्यादा हुआ सस्पेंशन पीरियड। तो डिपार्टमेंटल में मैक्सिमम 6 मंथ्स होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। और एक चीज बता रहा हूं, जैसे कोर्ट केस में जैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ और चार्जशीट जो जमा होगा कोर्ट में विद इन 3 मंथ्स। सस्पेंशन, आप सस्पेंडेड है कोई क्रिमिनल केस में, तो जब सस्पेंडेड हो गए जिस डेट में, उसका 3 मंथ्स के अंदर चार्जशीट दाखिल होगा कोर्ट में। ठीक है, उसको भी आगे में थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। तो अननेसेसरली सस्पेंशन, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन पीरियड में क्या होता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, वो हार्डशिप होता है। तो कोई बैड इंटेंशन में किसी का सस्पेंशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कुछ फॉलो अप एक्शन में देखिए, फॉलो अप एक्शन में फर्स्ट वन है सस्पेंशन इज ए हार्डशिप, सो इट मस्ट बी सर्टन। Being suspended is financially and mentally difficult for the employee, so department should complete the inquiry quickly. Employee gets subsistence allowance, a reduced salary often at a higher rate after some time. आप जानते हो फर्स्ट 3 मंथ्स उसको 50% मिलेगा, फर्स्ट 3 मंथ्स। जो बियॉन्ड 3 मंथ्स क्या होगा, यदि आपके वजह से, चार्ज ऑफिसर के वजह से इंक्वायरी डिले नहीं है, तब उसको और 25% हाइक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो सब्सिस्टेंस अलाउंस होगा 50% होगा, जो बेसिक पे है उसका 50% रहेगा। मगर 3 मंथ्स के बाद यदि चार्ज ऑफिसर के वजह से इंक्वायरी डिले नहीं हुआ है, तो उस केस में और 25% हाइक कर दिया जाएगा। यदि प्रूव होगा आफ्टर बियॉन्ड 3 मंथ्स की चार्ज ऑफिसर के वजह से इंक्वायरी डिले हुआ है, तो उसका जो 50% मिल रहा था उससे 25% रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा आप देख लीजिए। नेक्स्ट है चार्जेस मस्ट बी फ्रेम्ड क्विकली। नेचुरल जस्टिस बोल रहा है कि चार्जशीट मस्ट बी इशूड विद इन ए रीजनेबल टाइम। आपका जैसे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होता है, डिपार्टमेंटल केस में 90 डेज के अंदर चार्जशीट इशू होना, क्योंकि 90 डेज के अंदर ही रिव्यू होगा। 90 डेज, बियॉन्ड 90 डेज नहीं होगा, रिव्यू होगा, विद इन 90 डेज रिव्यू होगा। यदि एक्सटेंशन होना चाहिए सस्पेंशन पीरियड, वहां पर ही डिसाइड होगा फैक्ट को देखकर। ठीक है, मगर विद इन 90 डेज एक्चुअली चार्जशीट इशू होना चाहिए। तो फाइनल डिसीजन शुड बी टेकन क्विकली। यहां पर टाइमलाइन दिया है, इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आए। क्रिमिनल केस में यदि कोई कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट में क्रिमिनल केस है, तो उसको तो इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो सस्पेंशन का 3 मंथ्स के अंदर, जिस डेट में सस्पेंड कर दिया गया उसका 3 मंथ्स के अंदर चार्जशीट सबमिट होगा कोर्ट में, वही दे दिया। द डिपार्टमेंट मस्ट कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल चार्जशीट इन कोर्ट विद इन 3 मंथ्स ऑफ सस्पेंशन, विद इन 3 मंथ्स ऑफ सस्पेंशन। क्रिमिनल केस में वो डिपार्टमेंट उसको इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है, और जब कंसर्न एम्प्लॉय का सस्पेंशन हुआ उसका 3 मंथ्स के अंदर वो डिपार्टमेंट चार्जशीट दाखिल करेगा कोर्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल केस में। अदर केस में, डिपार्टमेंटल केस में अब मैं बताया था कि टोटल सस्पेंशन पीरियड 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल सस्पेंशन पीरियड शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड 6 मंथ्स। नॉर्मली 6 मंथ से ज्यादा नहीं होगा सस्पेंशन पीरियड। यदि 6 मंथ से ज्यादा होता है तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी
हायर अथॉरिटी को विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन्फॉर्म करेगा कि इसी के वजह से टोटल सस्पेंशन पीरियड बियॉन्ड 6 मंथ्स चला गया। ठीक है, ये दो चीज को याद रखिए। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस अथॉरिटीज मस्ट स्ट्रिक्टली चेक इस सस्पेंशन ऑर्डर को स्ट्रिक्टली चेक होगा। जो हायर अथॉरिटीज है वो हायर अथॉरिटी स्ट्रिक्टली चेक करेंगे सस्पेंशन ऑर्डर को, और यदि उसमें कुछ इधर उधर होता है, भूल होता है, तब अपार में वो जो सस्पेंशन ऑर्डर जो अथॉरिटी इशू किया था उसका एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट में मेंशन होगा। तो इसीलिए हायर अथॉरिटीज सभी समय सस्पेंशन ऑर्डर को थरोली चेक करेगा, और यदि उसमें कुछ फॉल्ट हायर अथॉरिटी को मिलता है तो वो आपका अपार में मेंशन करेगा, क्योंकि किसी को विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन हम किसको सस्पेंड नहीं, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड नहीं कर सकते। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सस्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही है टेक एक्शन। यदि ऑफिसर जो सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया, यदि वो ऑफिसर्स जो सस्पेंशन इशू किया एक्चुअली हायर अथॉरिटी डिटेक्ट किया कि एक्चुअली ये प्रॉपर रीजन नहीं है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ सस्पेंशन ऑर्डर इशू नहीं हुआ, तब वो कंसर्न ऑफिसर का अपार में ओके एडवर्स एंट्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हेन द कोर्ट गिव्स ए डिसीजन इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। यदि कोर्ट कुछ डिसीजन देता है आफ्टर रिसीविंग द कोर्ट ऑर्डर, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट आइदर पर, देखिए जब कोर्ट ऑर्डर दे देता है, फाइनल ऑर्डर दे देता है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगा ना, प्रपोज कर सकता है कि और डिपार्टमेंटल एक्शन, आइदर प्रपोज फर्दर डिपार्टमेंटल एक्शन और इमीडिएटली रिवोक द सस्पेंशन इफ कंटिन्यूएशन इज नीडेड। ये दो आइदर और, यदि कोर्ट से ऑर्डर रिसीव होता है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के क्या करेगा, आइदर वो क्या करेगा, प्रपोज करेगा फर्दर डिपार्टमेंटल एक्शन, नहीं तो वो यदि सस्पेंशन का जो कंटिन्यूएशन है वो जरूरी नहीं है उसको रिवोक करेगा, आइदर और। ठीक है, और यहां पर देखिए रूल 19 ये 1 है, नॉट आई 19(1) देखिए जब कोर्ट ऑर्डर इशू करता है तो इमीडिएटली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पेनल्टी इंपोज करता है। 19(1) जो सीसीए रूल्स 1965 का रूल 19 सबसेक्शन 1 देखिए, यदि कोर्ट ऑर्डर इशू करता है तो अब इमीडिएटली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मेजर पेनल्टी तो होगा, मेजर पेनल्टी इमीडिएटली इशू करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन आता है, ये आइदर और रिलेटेड में आता है, इससे रिलेटेड में आता है। कोर्ट ऑर्डर जब रिसीव हो जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को तो वो आइदर प्रपोज करेगा कि फर्दर डिपार्टमेंटल एक्शन और रिवोक द सस्पेंशन इफ सस्पेंशन इज नॉट नीडेड। ठीक है, रिव्यू में देख लीजिए, रिव्यू ऑफ सस्पेंशन आप तो जानते हो रिव्यू 90 डेज के अंदर होना चाहिए। सस्पेंशन मस्ट बी रिव्यूड एवरी 90 डेज। आफ्टर 90 डेज सस्पेंशन बिकम्स इनवैलिड अनलेस रिव्यूड एंड एक्सटेंडेड बाय रिव्यू कमिटी। यदि रिव्यू नहीं हुआ विद इन 90 डेज ऑफ सस्पेंशन, ऑटोमेटिकली उसके बाद वो जो सस्पेंशन है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए विद इन 90 डेज एक्चुअली रिव्यू होना चाहिए, एक रिव्यू कमिटी। ओके, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक रिव्यू कमिटी बनाएगा और रिव्यू कमिटी उसको रिव्यू करेगा कि सस्पेंशन को रिवोक किया जाएगा कि सस्पेंशन को एक्सटेंड किया जाएगा। तो रिव्यू कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो सस्पेंशन पीरियड का 90 डेज के अंदर रिव्यू होगा। यदि 90 डेज के अंदर रिव्यू नहीं हुआ, आप क्वेश्चन पे बियॉन्ड 90 डेज क्या होगा, सस्पेंशन पीरियड इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें पॉसिबिलिटीज देखिए, रिव्यू कमिटी का मेंबर्स देखिए, 3 पॉसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर से हु आर द मेंबर्स ऑफ द रिव्यू कमिटी। इसमें दे दिया व्हेन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड अपेलेट अथॉरिटी आर नॉट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है कि अपेलेट अथॉरिटी भी नहीं है। ठीक है, तो वहां पर मेंबर्स कौन होंगे, एक है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, एक है अपेलेट अथॉरिटी है, क्योंकि अपेलेट अथॉरिटी का रैंक जो रहेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से हाई रहेगा, और एक मेंबर रहेगा वन ऑफिसर ऑफ द सेम लेवल फ्रॉम सेम और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है कि अपेलेट अथॉरिटी नहीं है, उस केस में वो आर द मेंबर्स ऑफ द रिव्यू कमिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के मेंबर है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी,
डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपेंडिंग अथॉरिटी, अपेलेट अथॉरिटी है प्लस सेम रैंक का एक ऑफिसर, चाहे सेम डिपार्टमेंट से हो कि अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड है यदि अपेलेट अथॉरिटी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, यहां पर अपेलेट अथॉरिटी आप अपील जो करोगे, सपोज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑर्डर दे दिया तो चार्ज ऑफिसर ने अपील किया, अपेलेट अथॉरिटी, सपोज अपेलेट अथॉरिटी यहां पर प्रेसिडेंट है, तो हु आर द मेंबर्स ऑफ द रिव्यू कमिटी? एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, अपेंडिंग अथॉरिटी है, प्लस 2 ऑफिसर्स ऑफ द सेम रैंक, 2 ऑफिसर्स ऑफ सेक्रेटरी, एडिशनल और ज्वाइंट, इसी रैंक के ऑफिसर्स, सेम ऑफिस है कि अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यदि अपेलेट अथॉरिटी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है तो उस कंडीशन में हु आर द मेंबर्स ऑफ द रिव्यू कमिटी? तो एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तो अपेंडिंग अथॉरिटी है, और प्लस 2 ऑफिसर्स, उनका रैंक क्या होगा? सेक्रेटरी और एडिशनल और ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक, सेम ऑफिस और अदर्स सीजी डिपार्टमेंट। थर्ड ऑप्शन ये है यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, खुद ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, तो वहां पर हु आर द मेंबर्स? 3 ऑफिसर्स। कौन सा रैंक रहेगा? सेक्रेटरी रैंक, एक एडिशनल सेक्रेटरी के ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक, चाहे सेम डिपार्टमेंट कि फ्रॉम एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये 3 ऑप्शंस है, ठीक है, क्लियर? ये 3 स्ट्रक्चर्स को याद रखिए। हु आर द मेंबर्स ऑफ द रिव्यू कमिटी डिफरेंट सिचुएशंस में। नेक्स्ट दे दिया रोल ऑफ रिव्यू कमिटी डिसाइड्स वेदर टू, यहां पर थोड़ा कमिटी कंटिन्यू 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। यहां पर दिया है रोल ऑफ रिव्यू कमिटी डिसाइड्स वेदर टू, अच्छा, रिव्यू कमिटी का रोल क्या है? क्या सस्पेंशन कंटिन्यू होगा ना सस्पेंशन को रिवोक किया जाएगा? यही है रोल। जो रिव्यू कमिटी होगा उनका मेन रोल क्या है? वही तो 2 चीज डिसाइड करेंगे, क्या हम सस्पेंशन को रिवोक करेंगे ना सस्पेंशन को एक्सटेंड करेंगे। तो किस हिसाब से वो क्या चेक करेंगे? रिव्यू कमिटी का जो रहेगा मेन 3 थिंग्स क्या रहेगा? on which basis actually they revoke the suspension or they can extend the suspension, what are the conditions? तो वो रिव्यू कमिटी है, वो फैक्ट्स को चेक करेगा, किस फैक्ट में एक्चुअली उसको सस्पेंड किया गया है, what type of charge actually impose or it means levies on the officer, फैक्ट को चेंज करेंगे। नेक्स्ट, क्या सस्पेंशन टू लॉन्ग है, वेदर द सस्पेंशन इज बिकमिंग टू लॉन्ग, ये एक ऑप्शन है। थर्ड चीज है क्या वो यदि हम सस्पेंशन पीरियड अननेसेसरली कंटिन्यू करते हैं तो उसको तो सब्सिस्टेंस अलाउंस पेमेंट करना पड़ेगा, वेदर गवर्नमेंट इज अननेसेसरली पेइंग सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो ये 3 को चेक कर, 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस द रिव्यू कमिटी रिवोक द सस्पेंशन और एक्सटेंड द सस्पेंशन, तो वो फैक्ट को चेक करेंगे, और वो चेक करेंगे वेदर द सस्पेंशन इज बिकमिंग टू लॉन्ग, उसको चेक करेंगे क्या सस्पेंशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा दिन हो गया, और नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट इज अननेसेसरली पेइंग सब्सिस्टेंस अलाउंस। ये 3 के ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ये 3 चीज आप देखिए, तो उनका रोल क्या है, रिव्यू कमिटी का स्ट्रक्चर तो देख लिया, हु आर द मेंबर्स, फिर क्या रोल है उनका, भूमिका क्या है, 2 है, आइदर वो रिवोक करेंगे नहीं तो एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, कौन सा बेसिस में, वो फैक्ट को चेक करेंगे, फैक्ट ऑफ द केस, वो चेक करेंगे वेदर द सस्पेंशन इज टू लॉन्ग वन, और चेक करेंगे वेदर द गवर्नमेंट इज अननेसेसरली पेइंग सब्सिस्टेंस अलाउंस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, सस्पेंशन ओवर 1 ईयर, सपोज कोई चार्जशीट नहीं है मगर सस्पेंशन 1 ईयर क्रॉस हो गया, कोई चार्जशीट फैसिलिटी नहीं दिया गया, सस्पेंशन ओवर 1 ईयर विदाउट चार्जशीट, तो उसमें इफ नो कोर्ट केस इज फाइल्ड, ये ऑप्शन है, नो कोर्ट केस इज फाइल्ड, नो डिपार्टमेंटल मेमो इज इशूड विद इन 1 ईयर, कोई डिपार्टमेंटल मेमो भी इशू नहीं हुआ है, देन नॉर्मली एम्प्लॉय को रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। ये ऑप्शंस देखिए, एक है सस्पेंशन ओवर 1 ईयर हो गया विदाउट चार्जशीट, कोई कोर्ट केस फाइल नहीं हुआ है कि कोई भी डिपार्टमेंट 1 ईयर के अंदर कोई भी मेमो इशू नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली कंसर्न चार्ज ऑफिसर का रीइंस्टेट हो जाएगा। और एक्सेप्शंस क्या है, इफ ऑफिसर इज इन पुलिस और जुडिशियल कस्टडी, इस केस में नहीं होगा, कि सपोज कोई नेशनल सिक्योरिटी केस लगा है उसका अगेंस्ट में, देन सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा चाहे 1 ईयर क्रॉस हो। मगर 1 ईयर क्रॉस हो गया, कोई कोर्ट केस फाइल नहीं हुआ है,
सस्पेंशन ओवर 1 ईयर हो गया और कोई 1 ईयर के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी मेमो इशू नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली उसका रीइंस्टेट हो जाएगा। मगर यदि ऑफिसर पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में रहता है, चाहे 1 ईयर क्रॉस हो, मगर वो सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा कि उसका एग्रेस्ट में जो केस लगा है वो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड है, तो उस केस में सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। और स्पेशल रूल है नो रिव्यू इफ एम्प्लॉय इज इन कंटिन्यूअस डिटेंशन। कंटिन्यूअस डिटेंशन में बेसिकली रिव्यू नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस तो वो तो इम्प्रिजनमेंट में है, जेल में है, तो कंटिन्यूअस कस्टडी में है, तो नो रिव्यू इज रिक्वायर्ड। इस केस में रिव्यू नहीं होगा। और 90 डेज पीरियड कब से स्टार्ट होगा? जो हम बोलते हैं कि 90 डेज के अंदर रिव्यू होना चाहिए, 90 डेज पीरियड कब स्टार्ट होगा ना? जब 90 डेज पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट द एम्प्लॉय इज रिलीज फ्रॉम द कस्टडी और द डेट दैट रिलीज द इंफॉर्मेशन। दो चीज, आइदर और। जो 90 डेज पीरियड इस केस में, जो कंटिन्यूअस कस्टडी केस में, जो कंटिन्यूअस डिटेंशन केस में, जो हम जानते हैं कि 90 डेज के अंदर सस्पेंशन का 90 डेज के अंदर रिव्यू होना चाहिए, तो वो 90 डेज से हम कैसे काउंट करेंगे ना? फ्रॉम द डेट द एम्प्लॉय इज रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी। ओके, जब एम्प्लॉय का कस्टडी से रिलीज हो गया, वहां से हम 90 डेज पीरियड स्टार्ट करेंगे। और जब हायर अथॉरिटी के पास इन्फॉर्म, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास इन्फॉर्म पहुंच गया कि कॉन्सर्न जो ऑफिसर है वो जेल से रिलीज हो गया। ओके, तो ये दो चीज को याद रखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। डीओपीटी इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, सिंपल एक्सप्लेनेशन। इसको ज्यादा हम सब डिस्कस कर चुका हूं। लॉन्ग सस्पेंशंस आर अनफेयर एंड इलीगल। गवर्नमेंट वेस्ट मनी बाय पेइंग सब्सिस्टेंस अलाउंस फॉर इयर्स। Inquiries must be completed quickly. If employee is found innocent after long suspension, he gets full salary for the suspended period. This is a loss to government. यदि बाद में यदि एम्प्लॉई इनोसेंट होता है तो सस्पेंशन पीरियड में बेसिकली जो सस्पेंशन पीरियड था उसमें उसको फुल सैलरी मिलेगा, तो इसे सिंपली लॉस टू द गवर्नमेंट। सो देयरफॉर टाइमली रिव्यू एंड क्विक इंक्वायरी आर कंपल्सरी। तो ये थोड़ा नॉट सेल में मैं बता दिया। और सस्पेंशन इज टेम्पररी, इसमें थोड़ा कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, कॉमन है। मस्ट एंड व्हेन केस एंड्स और आफ्टर रिव्यू। चार्जशीट मस्ट बी इशूड फर्स्ट 3 months फॉर क्रिमिनल एंड 6 months, इसको भी डिस्कस कर चुका हूं। रिव्यू एवरी 90 days इज कंपल्सरी। रिव्यू कमिटी कैन कंटिन्यू और रिवोक सस्पेंशन। लॉन्गर अननेसेसरी सस्पेंशन इज इलीगल एंड कॉजेस फाइनेंशियल लॉस। एम्प्लॉई इन जेल, नो रिव्यू। इफ नो चार्जशीट फॉर 1 year, नॉर्मली एम्प्लॉई मस्ट बी रीइंस्टेटेड। ये पॉइंट्स को भी आप थोड़ा याद करिए, नॉट सेल में बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट है रिवोकिंग ऑफ सस्पेंशन। कुछ कंडीशन में सस्पेंशन को कुछ माने व्हाट आर द कंडीशंस ऑन व्हिच कंडीशंस बेसिकली सस्पेंशन को रिवोक किया जाएगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द अथॉरिटी, अच्छा आप याद रखिए, जो अथॉरिटी के पास पावर है, जो अथॉरिटी सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू करेगा, उसी अथॉरिटी के पास पावर है कि वो सस्पेंशन को रिवोक करेगा। याद रखिए, नहीं तो उसका हायर अथॉरिटी, जो अथॉरिटी सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू करता है वही अथॉरिटी रिवोक करेगा, नहीं तो जो अथॉरिटी है हुज रैंक इज हायर देन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु इशूड ऑर्डर, हु इशूड सस्पेंशन ऑर्डर। याद रखिए, तो जो जिस अथॉरिटी के पास पावर है वो सस्पेंशन ऑर्डर का, उसी अथॉरिटी के पास पावर है रिवोकिंग का। अच्छा, यहां पर दे दिया व्हेन कैन सस्पेंशन बी रिवोक्ड। दो कंडीशन है, एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है, एक क्रिमिनल, ये दोनों में हम देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट देखिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में कब सस्पेंशन को रिवोक किया जाएगा। फर्स्ट वन, नो फॉर्मल इंक्वायरी इज नीडेड। वहां पर एक डिसाइड हुआ कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी देख लिए कि यहां पर कोई फॉर्मल इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, जैसे ओनली माइनर पेनल्टीज लगेगा, मेजर पेनल्टीज नहीं इस तरीके का पेनल्टीज नहीं लगेगा, जैसे डिसमिसल, ये सब मेजर पेनल्टीज है, कोई मेजर पेनल्टी नहीं लगेगा। मेजर पेनल्टी नहीं लगेगा तो क्या फॉर्मल इंक्वायरी का जरूरत है? तो इस केस में ऑटोमेटिकली सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाता है। ठीक है, जहां पर जो मिसकंडक्ट है वो सीरियस नहीं है, सीरियस होगा तो मेजर पेनल्टी लगेगा, तो कोई मेजर पेनल्टी का आशा नहीं है, मेजर पेनल्टी लग सकता है कि कोई मिसकंडक्ट बहुत सीरियस है, तो इसमें फॉर्मल इंक्वायरी का जरूरत नहीं है, तो उस केस में सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाएगा। यदि फाइनल पनिशमेंट है माइनर है, जो माइनर पेनल्टीज है,
जैसे ये सब नहीं है, डिसमिसल, रिमूवल, ये कंपल्सरी, ये सब मेजर पेनल्टीज है, इस तरीके का नहीं है। जो पनिशमेंट फाइनल पनिशमेंट है माइनर है, तो इस केस में क्या होगा, सस्पेंशन शुड बी रिवोक्ड। जैसे सपोज पनिशमेंट सेंसियोर है, ये सब माइनर पेनल्टीज है, विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, रिडक्शन इन पे एटसेट्रा, सस्पेंशन कैन नॉट कंटिन्यू। ठीक है। एम्प्लॉय इज फुल्ली एक्सोनरेटेड, एम्प्लॉय के ऊपर जो चार्ज लगा था वो चार्ज बेसलेस हो गया, तो सस्पेंशन रिवोक कर दिया जाएगा। और अपील रिवीजन, द ऑर्डर इज मॉडिफाइड इनटू अदर देन, सपोज ऑर्डर मॉडिफाई हो गया, पहले डिसमिसल ये सब ऑर्डर था, पहले डिसमिसल था कि ये सब ऑर्डर था, मगर अभी मॉडिफाई होकर अदर चला गया, कुछ माइनर पेनल्टी जो है सेंसियोर है, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है, ये सब हो गया, तो उस केस में ऑटोमेटिकली नो फर्दर इंक्वायरी इज ऑर्डर्ड टू बी हेल्ड। ठीक है। और क्रिमिनल केस में हम देखेंगे रिवोकेशन इन क्रिमिनल ऑफेंसेस केसेस, सस्पेंशन कैन आल्सो बी रिवोक्ड। अच्छा, जब क्रिमिनल ऑफेंस केस में नो चार्जशीट फाइल, हम जानते हैं कि जब क्रिमिनल केस होता है सस्पेंशन का 3 मंथ्स के अंदर चार्जशीट डिपार्टमेंट सबमिट करेगा कोर्ट में। यदि नो चार्जशीट फाइल्ड, तो इफ द एम्प्लॉय वाज अरेस्टेड और डिटेन्ड बट लेटर द गवर्नमेंट डिसाइड्स नॉट टू फाइल ए चार्जशीट इन कोर्ट, फर्स्ट वो एम्प्लॉय जेल में था, कस्टडी में था, और बाद में गवर्नमेंट डिसाइड किया कि कोर्ट में कोई चार्जशीट सबमिट नहीं होगा, तो उस केस में ऑटोमेटिकली सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाएगा। मगर पहले डिटेंशन में था, मगर बाद में गवर्नमेंट डिसाइड किया फैक्ट को चेक करके कि कोई चार्जशीट का जरूरत नहीं है कि कोर्ट में फाइल किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन शुड बी रिवोक्ड। अपील अगेंस्ट एक्विटल, सपोज फर्स्ट एक्विट कर दिया गया, ठीक है, कोर्ट ने एक्विट कर दिया, फिर उसके अगेंस्ट में हम अपील किए, मगर वो अपील अगेंस्ट एक्विटल फेल्स, जो अपील किया गया उसको भी खारिज कर दिया कोर्ट ने। ठीक है, सपोज आप लोअर कोर्ट ने दे दिया, एक्विट कर दिया, आप हाई कोर्ट चले गए, अपील कर दी कि इसको एक्विट, लोअर कोर्ट ने एक्विट कर दिया, मगर वो एक्चुअली एक्विटेड नहीं है, वो एक्चुअली कल्प्रिट है, तो आप हाई कोर्ट में अपील किया, मगर हाई कोर्ट अपील को खारिज कर दिया, तो उस केस में ऑटोमेटिकली सस्पेंशन मस्ट बी रिवोक्ड। तो वही है फाइनल एक्विटल, वही है, इतना डिस्कस नहीं करूंगा। जो फाइनल एक्विटल क्या है, एक लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि ये जो गवर्नमेंट कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर चार्ज लगा था वो एक्चुअली वो एक्सोनरेट कर दिया, कि वो उसको एक्विट कर दिया, कि उसके ऊपर जो चार्ज था वो बेसलेस है। तो फिर उसके अगेंस्ट में सपोज आप हाई कोर्ट में अपील किया, तो हाई कोर्ट उसको भी खारिज कर दिया, फिर आप सपोज सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अपील किए, उसको भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया, तो खत्म। तो फाइनल एक्विटल, यदि फाइनली कंसर्न एम्प्लॉय एक्विटेड हो गया तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। ठीक है। इफेक्टिव डेट ऑफ रिवोकेशन, इफेक्टिव डेट क्या है ना, जिस डेट में रिवोकेशन ऑर्डर इशू होगा कि आपका सस्पेंशन को रिवोक कर दिया गया, जिस डेट में रिवोकेशन ऑर्डर इशू होगा उसी से मान लिया जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली सस्पेंशन को रिवोक कर दिया गया। ओके। एक्सेप्शंस है, इफ इमीडिएट रीइंस्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, the order must clearly mention a future date from which revocation will take effect। इसमें दो चीजें, ऑटोमेटिकली जिस डेट में रिवोकेशन ऑर्डर इश्यू होगा उसी से इफेक्टिव होगा। ओके, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। सम केस में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के वजह से इमीडिएटली रीइंस्टेटमेंट नहीं होगा, और एक फ्यूचर डेट में क्लियरली मेंशन होगा कि इसी डेट से आपका रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन वो इफेक्टिव होगा। तो रिवोकेशन ऑर्डर जो है उसका फॉर्म है बेसिकली फॉर्मली इशू होगा। ओके, फॉर्मल ऑर्डर एक इशू किया जाएगा रिवोकेशन ऑर्डर के लिए कि इमीडिएटली आपका रिवोकेशन सस्पेंशन को रिवोक कर दिया गया ना, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के वजह से फ्यूचर डेट से रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन इफेक्टिव होगा, वो एक फॉर्मल ऑर्डर उसके लिए इशू होगा। ठीक है। बाकी अभी हम 15 MCQs देखेंगे। क्वेश्चन 1 देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हु अमंग द फॉलोइंग is explicitly mentioned as an exception to the requirement that major penalties cannot be imposed by an authority lower than the appointing authority। हमने बोला था एक एक्सेप्शनल केस था जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, उसका रैंक है
उसका जो रैंक है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो है, मगर वो पेनल्टीज, मेजर पेनल्टीज इंपोज कर सकता है। मैं एक ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी, फॉर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर्स। सपोज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर्स के ऊपर सीएजी पेनल्टीज इंपोज कर सकता है, मगर सपोज सीएजी का रैंक जो है जो आईए एंड एएस ऑफिसर्स का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो है, मगर फिर भी सीएजी के पास पावर है, वो मेजर पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं। ऑप्शन ए है। मगर अदरवाइज सभी केस में अपॉइंटिंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी के साथ इक्विवेलेंट होना चाहिए और उससे अपॉइंटिंग अथॉरिटी का रैंक से हायर होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following penalties can the director of लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन impose on a probationer? आप जानते हो कि सिविल सर्वेंट जो है उनका ट्रेनिंग, उनका प्रोबेशन पीरियड में जो ट्रेनिंग होता है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, वहां पर जो डायरेक्टर है, यदि प्रोबेशनर के ऊपर कुछ चार्ज लगता है तो डायरेक्टर माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। दो, एक सेंसियोर और एक है विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, माइनर पेनल्टी। इसके अलावा और कोई पेनल्टीज इंपोज नहीं कर सकते जो डायरेक्टर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, a group B officer is temporarily promoted to a group A post if disciplinary action is needed. What is the most appropriate authority for deciding who can punish this officer? तो देखिए, मैं बताया था एक ग्रुप बी ऑफिसर है, वो ये टेम्पररी है। ग्रुप बी ऑफिसर वो टेम्पररी में उसका प्रमोशन हो गया ग्रुप ए पोस्ट में। यदि कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन होता है तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर डिसाइडिंग हु कैन पनिश दिस ऑफिसर? तो इसमें हायर ग्रुप को हम लेंगे। ओके, यदि टेम्पररी पीरियड के लिए वो हायर पोस्ट में प्रमोशन है, ओनली हायर पोस्ट का आपको लेना चाहिए। यहां पर जो आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन सी, द ऑफिसर इज ट्रीटेड एज बिलोंगिंग टू ग्रुप ए फॉर डिसिप्लिनरी पर्पजेस। द ऑफिसर इज ट्रीटेड एज बिलोंगिंग टू ग्रुप ए फॉर डिसिप्लिनरी पर्पज। तो इसमें आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं इसको कि यदि कोई ग्रुप बी ऑफिसर को ग्रुप ए में पोस्ट में प्रमोट कर दिया गया टेम्पररी पीरियड के लिए, यदि डिसिप्लिनरी एक्शन का बात आता है तो जो पनिशिंग ऑफिसर होगा, जो उसका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा, तो वो किस हिसाब से होगा? चाहे उसका ग्रुप बी पोस्ट के हिसाब से होगा ना ग्रुप ए पोस्ट के हिसाब से होगा। एक्चुअली ग्रुप ए जो हायर पोस्ट में वो भी टेम्पररी पीरियड के लिए वो काम कर रहा है, उसी पोस्ट के हिसाब से होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, which is the correct procedure for a temporary authority to impose a major penalty on a government servant who is temporarily working in another service or post? देखिए, जब यहां पर दे दिया टेम्पररी अथॉरिटी टू impose a major penalty on a government servant who is temporarily working in another service। सपोज आप डेपुटेशन में चले गए टेम्पररी पीरियड के लिए, अदर डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, तो उसमें जो आपका टेम्पररी अथॉरिटी है वो डायरेक्टली मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। ठीक है, वो कंसल्ट करेंगे, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करेंगे इन रिगार्डिंग टू द इंपोजिशन ऑफ मेजर पेनल्टी। तो वही है ऑप्शन सी, द टेम्पररी अथॉरिटी कैन नॉट इंपोज ए मेजर पेनल्टी डायरेक्टली and must consult the original competent authority in the parent service। यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सब में डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। 3 स्टेटमेंट्स गिवन, करेक्ट स्टेटमेंट आप डिटेक्ट करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इंपोज बोथ माइनर एंड मेजर पेनल्टीज ऑन एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। करेक्ट है, कोई भी पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट्स डिसिप्लिनरी पावर इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कोई ऐसा कुछ नहीं है, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो डिसिप्लिनरी पावर है उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी अप्रूव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट तो सुप्रीम पावर है उनके पास। द प्रेसिडेंट्स पावर ओवरराइड्स ऑल अथॉरिटीज। यस, ये थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो पावर है वो सभी जो भी पावर्स है डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज का, उसको वो ओवरराइड करके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर
करेक्ट मीन्स 1 and 3rd, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम डिटेक्ट करेंगे. 3 स्टेटमेंट्स गिवन. द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन इम्पोज पेनाल्टीज, ये करेक्ट है. एनी अथॉरिटी मेंशन्ड इन द शेड्यूल कैन इम्पोज पेनाल्टीज, ये ठीक है. शेड्यूल में मेंशन है कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा उसका रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी के साथ समान होना चाहिए, नहीं तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का रैंक हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. और ओनली द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज पेनाल्टीज इन सच केसेस, नहीं, ओनली द प्रेसिडेंट नहीं है, गलत है. अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अथॉरिटी हुज रैंक इज हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और द अथॉरिटी अपॉइंट बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट थ्रू जनरल और स्पेशल ऑर्डर. तो यहां पर ओनली द प्रेसिडेंट, ये गलत है. तो इनकरेक्ट पूछा है, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 3rd स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर भी करेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे. द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कैन इम्पोज ए ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉइज के लिए. यह द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कैन इम्पोज पेनाल्टीज इफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट. ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए मैं बताया था, यदि वो कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उनके ऊपर, जो ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉइज के ऊपर किसका पावर है, पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, द सेक्रेटरी है, ये करेक्ट है. यदि वो कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हेड ऑफ द ऑफिस, ये करेक्ट है. मगर 3rd स्टेटमेंट बताया था हेड ऑफ द ऑफिस का रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो नहीं होगा. जो ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉइज का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो रैंक नहीं होगा हेड ऑफ द ऑफिस का. तो 3rd स्टेटमेंट, द हेड ऑफ ऑफिस कैन इम्पोज पेनाल्टीज इवन इफ he is lower in rank than the authority mentioned in rule 12 subsection 2, ये नहीं होगा. सभी समय जो याद रखिए, ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉय यदि वो कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहां पर सेक्रेटरी उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है. और यदि ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉय ऑफिस में काम करते हैं, हेड ऑफ द ऑफिस पेनल्टी इंपोज कर सकता है, मगर हेड ऑफ द ऑफिस का जो रैंक है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का रैंक से कम नहीं होगा. तो करेक्ट, तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 देखें. इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे. ए प्रोबेशनर इज ए पर्सन अपॉइंटेड टू ए सेंट्रल सिविल सर्विस ऑन प्रोबेशन, ये करेक्ट है. ए गवर्नमेंट सर्वेंट प्रमोटेड टू ए हायर ग्रुप इज ट्रीटेड एज बिलोंगिंग टू द लोअर ग्रुप फॉर डिसिप्लिनरी पर्पसेस, ये गलत है. यदि आप टेम्पररी पीरियड के लिए हायर पोस्ट में आप काम कर रहे हो, यदि आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा, आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किसके हिसाब से डिटरमाइन होगा? क्या आपका, सपोज ये आप इसमें काम कर रहे थे और टेम्पररीली इसमें आ गए हायर पोस्ट में, यहां पर आप टेम्पररीली काम कर रहे हो और आपके ऊपर कोई सपोज चार्ज इंपोज होता है, तो आपका यहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा? क्या ग्रुप बी के हिसाब से होगा ना ग्रुप ए के हिसाब से? ऑलवेज, चाहे आप टेम्पररी पीरियड के लिए काम कर रहे हो हायर पोस्ट में, वही हायर पोस्ट के हिसाब से ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिटरमाइन होगा. ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है. ए ग्रुप पी ऑफिसर प्रमोटेड ए ग्रुप ए इज ट्रीटेड एज ग्रुप ए फॉर डिसिप्लिनरी पर्पसेस, ये ठीक है. तो यहां पर जो इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट मीन स्टेटमेंट 2 ओनली, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे. एन ऑफिसर हु कंडक्टेड द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज barred फ्रॉम एक्टिंग एज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अनलेस द फाइनल डिसीजन इज ए माइनर पेनल्टी. ऐसा कुछ नहीं है. यदि ऑफिसर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है तो वो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. एन ऑफिसर होल्डिंग ओनली द करेंट ड्यूटी चार्ज मीन्स टेम्पररी पीरियड के लिए हायर पोस्ट में काम कर रहा है. ऑफ हायर पोस्ट कैन एक्सरसाइज द स्टैट्यूटरी पावर्स सच एज दोज गिवन बाय CCA रूल्स बट कैनॉट एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पोस्ट, ये गलत है. यदि करेंट ड्यूटी चार्ज मीन्स में बताया था, यदि कोई ऑफिसर हायर पोस्ट में टेम्पररी पीरियड के लिए काम कर रहा है तो उसके पास फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रहेगा मगर स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं रहेगा, मगर यहां पर उल्टा दे दिया. अब देखिए, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है. When a disciplinary proceeding is ongoing, the new authority in the jurisdiction where the officer is transferred can continue the proceedings from where they are stopped.
अनलेस द ऑफिसर इज ट्रांसफर टू अनदर सर्विस, ये ठीक है। यदि एक अथॉरिटी के अंडर में आप काम कर रहे हो, अथॉरिटी ए के अंडर, तो सेम कैडर में आप और एक अथॉरिटी के अंडर में चले गए और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, तो वहां पर एज यूजुअल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंटिन्यू होगा, कोई फ्रेश डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होगा। मगर हाँ, यदि आपका सर्विस चेंज हो जाता है तब फ्रेश प्रोसीडिंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर जो करेक्ट दिया है ओनली थ्री ओनली, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर भी करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। थ्री स्टेटमेंट्स गिवन, ए पनिशमेंट इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट ऑफिसर बाय ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हु इज लोअर इन रैंक than the original appointing authority is considered void, illegal and liable to be set aside by court। ये करेक्ट है, क्योंकि सभी समय जो अथॉरिटी पनिशमेंट इंपोज करेगा उसका रैंक कभी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो नहीं होगा। if immediate suspension is required, an officer holding the current charge, तो करेंट चार्ज मीन्स सपोज टेम्पररी पीरियड के लिए वो हायर पोस्ट में काम कर रहा है, और इमीडिएट केस में वो सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर सकता है। ठीक है, ये ठीक है इमीडिएट केस में, अदरवाइज उसके पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं है। यदि कोई ऑफिसर टेम्पररी पीरियड के लिए हायर पोस्ट में काम कर रहा है, उसके पास स्टैट्यूटरी पीरियड नहीं है, मगर इमरजेंसी केस में वो सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर सकता है। द प्रेसिडेंट हैज डेलीगेटेड डिसिप्लिनरी पावर्स टू द चीफ कमिश्नर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स ओनली फॉर ग्रुप ए ऑफिसर सर्विंग अंडर द A&N आइसलैंड्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर नो अदर सर्विस। ये करेक्ट है, क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक्चुअली जो डिसिप्लिनरी पावर दिया है ग्रुप ए ऑफिसर्स के ऊपर, एक्चुअली जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा और जो पेनल्टीज इंपोज करेगा वो बेसिकली चीफ कमिश्नर, ओनली ग्रुप ए पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डज ए सस्पेंशन ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड, ऑटोमेटिकली कब होगा, जब रीइंस्टेट हो जाएगा, कि सुपर अन्वेषण रिटायरमेंट हो गया, कि डिसमिस हो गया, रिमूव हो गया, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन एंड हो जाएगा। ठीक है, आपका रीइंस्टेट हो गया सेम पोस्ट में, कि आपका सुपर अन्वेषण रिटायरमेंट हो गया, कि डिसमिस हो गया जॉब से, कि आपको रिमूव कर दिया गया, तो सस्पेंशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, in a case where no criminal case is filed and no departmental charge memo issued, after how long should the employee normally be reinstated? 1 year, beyond 1 year। सपोज आपका सस्पेंशन पीरियड मोर देन 1 ईयर हो गया, मगर उसमें नो क्रिमिनल केस इज फाइल्ड, कोई क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट में फाइल नहीं, कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं हुआ, कि डिपार्टमेंट ने आपको कोई मेमो भी इशू नहीं किया। ठीक है, ना कोर्ट में कोई क्रिमिनल केस फाइल हुआ, ना आपको 1 ईयर के अंदर कोई मेमो इशू किया डिपार्टमेंट ने, तो ऑटोमेटिकली बियॉन्ड 1 ईयर आपका ऑटोमेटिकली रीइंस्टेट हो जाएगा। आफ्टर हाउ लॉन्ग शुड द एम्प्लॉय नॉर्मली बी रीइंस्टेटेड? आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर रिसीविंग an order from a court in a criminal case, what is the immediate duty? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इमीडिएट पेनल्टी इंपोज करेगा। तो ये देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टू प्रपोज फर्दर, दो चीज है, यदि कोर्ट से इंफॉर्मेशन मिलता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रपोज कर सकता है, आइदर प्रपोज कर सकता है कि डिपार्टमेंटल एक्शन हो, और सस्पेंशन का कोई कंटिन्यू का जरूरत नहीं है तो सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाए। मगर रूल 19(1) इमीडिएट, ये रूल 19(1) है, नॉट आई है, रूल 19, सॉरी इसमें रूल 19 फर्स्ट सबसेक्शन है। ठीक है, तो यहां पर जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइदर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रपोज करेगा कि डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए, नहीं तो सस्पेंशन को रिवोक करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ एन एम्प्लॉय इज अंडर सस्पेंशन ड्यू टू क्रिमिनल केस, what is the maximum time limit the department has to complete the investigation and file the charge sheet in the court? मैं बताया था इसको, within 3 months। ओके, यदि क्रिमिनल केस में एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया
और उसमें चाहे डिपार्टमेंटल जो इन्वेस्टिगेशन है और जो चार्जशीट सबमिट होगा कोर्ट में, ये 3 मंथ्स के अंदर होना चाहिए। 3 मंथ्स विद इन द 3 मंथ, इट मीन्स ये जो 3 मंथ्स काउंट करेंगे सस्पेंशन पीरियड से हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो विद इन 3 मंथ्स एक्चुअली चार्जशीट सबमिट करेगा डिपार्टमेंट कोर्ट में, ठीक है। तो 3 months of the suspension. Option B is the correct answer. Last question. In a departmental inquiry, if the total suspension period exceeds 6 months, तो आपका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में मैक्सिमम टोटल सस्पेंशन पीरियड 6 मंथ्स होना चाहिए। यदि 6 मंथ्स बियॉन्ड हो जाता है तो अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा क्यों ये सस्पेंशन पीरियड डिले हुआ, बियॉन्ड 6 मंथ्स हुआ, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये 15 एमसीक्यूज था। और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न देख लीजिए, सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। इसको आप थोड़ा इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द मैंडेटरी रिव्यू मैकेनिज्म फॉर एम्प्लॉय सस्पेंशन, टाइम लिमिट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर दिस रिव्यू एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस इफ द रिव्यू इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द स्पेसिफाइड कमिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, अच्छा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा यदि रिव्यू नहीं होगा 90 डेज के अंदर, तो 90 डेज के बाद ऑटोमेटिकली सस्पेंशन इनवैलिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट स्पेसिफिक कंडीशन इज एन एम्प्लॉय नॉर्मली रिक्वायर्ड टू बी रीइंस्टेटेड आफ्टर 1 year ऑफ सस्पेंशन। मैं बताया था ना, कोई कोर्ट में कोई केस फाइल हुआ ना 1 year के अंदर डिपार्टमेंट ने कोई मेमो इशू किया, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 year इट मीन्स सस्पेंशन एंड हो जाएगा और उसको कॉन्सर्न एम्प्लॉय को रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। रोल ऑफ द रिव्यू कमिटी जानते हो, रिव्यू कमिटी का रोल 2 चीज होता है, इधर सस्पेंशन को एक्सटेंड करना और रिवोक करना। अच्छा, 3 मेन चेक्स वो क्या चेक करते हैं रिव्यू कमिटी? फैक्ट को चेक करते हैं, फैक्ट ऑफ द केस, और वो चेक करते हैं कि वेदर द सस्पेंशन पीरियड इज टू लॉन्ग, और एक है कि वेदर द गवर्नमेंट अननेसेसरली पेइंग सब्सिस्टेंस अलाउंस। मैं बताया था 3 कंडीशंस, तो इसको आप लिख सकते हो। What is the core principle governing the continuation of suspension and why is this principle important? Explain the concept of malified intention. Malified means suppose malified intention means सस्पेंशन ऑर्डर तो इशू हो गया, मगर कभी कभी क्या बैड इंटेंशन से आप सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया एक्चुअली विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, तो ये malified इंटेंशन है। तो इसको भी डिस्कस कर चुका हूं क्वेश्चन नंबर 4 को। लीज द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच एन एम्प्लॉय सस्पेंशन स्टॉप्स ऑटोमेटिकली। कब सस्पेंशन को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर दिया जाएगा? मैं सर्कमस्टांसेस दिया था, लीज द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच एन एम्प्लॉय सस्पेंशन स्टॉप्स ऑटोमेटिकली, जैसे डिपार्टमेंटल और क्रिमिनल में, ठीक है। सपोज क्रिमिनल केस में कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन स्टॉप हो जाएगा। चार्जशीट फाइल नहीं हुआ कोर्ट में, डिपार्टमेंट ने चार्जशीट फाइल नहीं किया कोर्ट में, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन स्टॉप हो जाएगा। और जैसे डिपार्टमेंट केस में कोई फॉर्मल इंक्वायरी का जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल इंक्वायरी, जैसे माइनर पेनल्टी लगेगा, तो उसमें फॉर्मल इंक्वायरी नहीं है तो फिर क्यों सस्पेंशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह का कंडीशन में डिस्कस कर चुका हूं। डिस्क्राइब द 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, जो रिव्यू कमेटी का स्ट्रक्चर्स में बता चुका हूं। प्रेसिडेंट तो सुप्रीम पावर, तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द प्रेसिडेंट सुप्रीम पावर रिगार्डिंग इम्पोजिशन पेनल्टीज एंड गवर्नमेंट। इस तरह का क्वेश्चन सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos, and definitely my upcoming videos would be interesting one. Please subscribe my channel. Okay, thank you and namaskar to all of you.